नमस्ते बच्चों। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है डिफरेंशिएशन बेसिक फंक्शंस का, और उसका होमवर्क भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हम टेस्ट लेने वाले हैं वेक्टर्स पे, ठीक है, ऑन दिस वीकेंड। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इट विल बी लाइक ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो रिवाइज योर वेक्टर्स। चलिए डिफरेंशिएशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ओके, अब मुद्दा उठता है कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले, फिर उनके डिफरेंशिएशन पे आते हैं। बेसिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, विच इज जनरल, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैं बात करूं एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन में क्या था, x was input to a function which is fx. Yes, and what was the role of this function? It was squaring the input. And what is the output I was getting? I was getting x square. Yes, it was a simple function. और ये जो बॉक्स है वो आपका फंक्शन है। ओके, यानी इसके अंदर जो जा रहा था उसका स्क्वायर हो रहा था और वो बाहर आ रहा था। दिस इज द प्रोसेस। तो ये सिंपल फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको एक फंक्शन दे दूं, say call it any function, say call it gx, okay, as sin of x square। समझते हैं कि x स्क्वायर sin of x स्क्वायर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, x इनपुट है, x उस इनपुट का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, बन गया x स्क्वायर। ये अपने आप में एक फंक्शन है, ओके, x स्क्वायर। देन दैट आउटपुट x स्क्वायर इज बिकमिंग इनपुट ऑफ विच फंक्शन, साइन फंक्शन। ओके, तो अगर मैं इसका ऐसा ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो आप क्या समझेंगे कि आपका जो x है वो पहले किस में जा रहा है, वो पहले जा रहा है, पहला फंक्शन है उसका क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर हो रहा है। और स्क्वायर होने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो है एक्स स्क्वायर, ये आपका पहला फंक्शन हो गया। और इसके बाद ये बन रहा है इनपुट टू ए फंक्शन कॉल्ड साइन। ये इनपुट क्या कर रहा है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज आउटपुट आपको बाहर मिल जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर दो फंक्शंस इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज द स्क्वायर, ठीक है, अनदर इज द साइन फंक्शन। तो स्क्वायर का जो आउटपुट है वो साइन फंक्शन का इनपुट है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, आप पहचानिए। तीसरा, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, से y इक्वल टू ln ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, इट इज ln ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। So how to tackle this function or how to understand this? So first of all, x is input to what? Input to square. What is the output you are getting? Output you are getting is x square. Then this x square is becoming input of sine. Yes. And what is the output you are getting out of that? You are getting sine of x square. Then this sine of x square is becoming input to which function? It is square root function. Then what is the output you are getting? I am getting sine of x square ka whole root. Yes, this is the output. Then this is becoming input to what? This is becoming input to ln function, logarithmic function, base e. Then this is becoming output. What is the output I am getting? ln of root of sine of x square. सो बच्चों, ये सिंपल फंक्शन एक ही ऑपरेशन इन्वॉल्व है। ये कंपोजिट फंक्शन एक से ज्यादा ऑपरेशन दो इन्वॉल्व है। ये और कंपोजिट फंक्शन, इसमें चार ऑपरेशन इन्वॉल्व है। इनपुट का स्क्वायर हो रहा है, फिर साइन फंक्शन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, फिर स्क्वायर रूट है, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो कैसे पहचानेंगे हम कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो पहचानने का तरीका होगा बच्चों, आपको देखना है कि क्या x के ऊपर एक ही प्रोसेस हो रही है या x के ऊपर प्रोसेसेस ज्यादा हो रही है। अगर एक ही हो रही है तो सिंपल फंक्शन, ठीक है, तो रूल्स विल बी द सेम एज वी फॉलोड।
अगर x पहले एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, फिर उसका कुछ आउटकम आ रहा है और उस आउटकम के ऊपर और प्रोसेस हो रही है, तो आप मान लेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए उसके लिए बहुत आसान सा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन आफ्टर ऑल होता है क्या है, वापस याद दिला दूं मैं आपको। डिफरेंशिएशन व्हिच इज dy by dx, you should understand it as infinitesimal change in output y is the output divided by infinitesimal change in input। बच्चों किसका चेंज हमारे कंट्रोल में है, इनपुट का चेंज, पर आउटपुट में क्या चेंज आएगा, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल हियर। ओके, सो व्हाट इज दिस, इन्फिनिटेसिमल चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटेसिमल चेंज इन इनपुट। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है कि अगर मैंने इनपुट को कुछ 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स या फिर 0.1 यूनिट्स चेंज किया फॉर दैट केस, तो आउटपुट कितने यूनिट्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट। इज दैट क्लियर? नाउ सिंपल फंक्शंस में क्या है, आपने x को चेंज किया, okay, you change x by some small number dx, then you are finding how much y or fx is changing and you are finding the ratio of that. Now here also if you change x, will gx change? Yes, because by changing x, x square will change, and by changing x square, sin x square will change. And what is sin x square? Is gx. Same here, if you change x here, then x square will change. If you change x square, then sin of x square will change. Yes or no? So sin of x square change होगा तो root of sin of x square change होगा, root of sin of x square change होगा तो ln root of sin of x square change होगा। This you should understand. And in real life also there are many processes which are complex in nature, जिसमें कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए कैसा रहता है, इनपुट के जैसा। Are you understanding this point? ठीक है, there are numerous process, हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिनमें कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम एक पार्ट से रिलीज होता है और वो किसी दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनता है, फिर वहां से कोई नया एंजाइम बनता है या कोई नया सब्सटेंस रिलीज होता है, वो किसी तीसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनता है। तो सीक्वेंशियल प्रोसेसेस होते रहते हैं। तो किसका एग्जांपल है फिर, दे आर एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। नाउ कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन विच इज इन्वॉल्विंग कंपोजिट फंक्शंस। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस तरीके से, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। समझे कुछ, x बेसिक इनपुट, उस पर एक प्रोसेस h हो रहा है, आउटपुट h ऑफ x, फिर h ऑफ x इनपुट है, g का प्रोसेस हो रहा है, फिर g ऑफ h ऑफ x, देन this g of h of x is becoming input to f, so you'll read it f of g of h of x, so it's a composite function। इसका ब्लॉक डायग्राम अगर मैं समझाऊं आपको, तो x पहले एक प्रोसेस में जा रहा है which is h, और आउटपुट क्या मिल रहा है, h of x, फिर h of x एक प्रोसेस में जा रहा है जिसका नाम है g, फिर यहाँ से आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ से आउटपुट मिल रहा है g of h of x, फिर ये g of h of x एक प्रोसेस में जा रहा है जिसका नाम है f, और आपको आउटपुट मिल रहा है f of g of h of x। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इज बीइंग कैरिड आउट। आप समझ पा रहे हैं? तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दैट इज द की हियर। सो जस्ट बी हियर एंड सी हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। चलिए, मुझे फाइंड करना है dy बाय dx। सोचने वाली बात है, ठीक है। अब कैसे सोचेंगे भाई, क्या x डायरेक्ट f को अफेक्ट कर रहा है? नहीं,
x डायरेक्ट f को अफेक्ट नहीं कर रहा है, x पहले अफेक्ट कर रहा है किसको, h को। h के चेन से g चेंज हो रहा है, g के चेन से f चेंज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? ओके, इसे आप छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो किसी ऑफिस में काम करता है ना, उसके बॉस ने उस पर कुछ चिल्ला दिया, उसको बोल दिया कि आज से तुम्हारी सैलरी कम हो जाएगी। अब बेचारा वो व्यक्ति टेंशन में घर आता है ना, और उसका छोटा बच्चा कुछ कर रहा है और उसने दे दनादन पिटाई कर दी उसकी। ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, उस बच्चे की पिटाई हो गई। अब वो किसको दोषी ठहराएगा, अपने पिताजी को, कि उन्होंने मारा है। पर हम अगर स्टोरी पीछे ले जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है आज। आर यू गेटिंग? तो ये भी एक किसका एग्जांपल हो गया आपके कंपोजिट फंक्शन का। ओके, तो सेम थिंग हियर। तो बच्चे को नहीं पता कि बॉस ने क्या कहा है, बच्चे को तो पता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, इसके लिए पिटाई होनी चाहिए थी, पर हो गई। मतलब एच बदलेगा किसके बदलने से, एक्स के बदलने से। ठीक है, पर एफ किसको दोषी ठहराएगा, एफ एच को नहीं, एफ को तो पता ही नहीं एच क्या है। एफ किसको दोषी ठहराएगा, जी को। जी किस पे क्लेम करेगा, एच पे। एच किसके बारे में बोलेगा, एक्स के बारे में। क्या बात समझ में आ रही है? तो हियर हाउ टू फाइंड दिस dy by dx, और dy by dx इज नथिंग बट d ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लिखने का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे करना पड़ता है स्प्लिट, ध्यान से समझिए इसे। तो आप dy by dx फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, f का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, f का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चों f का डिफरेंशिएशन, जो f का इनपुट है। ढूंढो जरा, f का इनपुट कौन है, f का इनपुट है g। ठीक है, f का इनपुट है g, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर g, और g के अंदर जो लिखा है वो आपने लिख दिया। यानी पहला टर्म आपने क्या लिख लिया, d ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x which is your function with respect to d of h of x, but you are finding with respect to x. So what you do, you then find rate of change of g of h of x with respect to, who is the input for g, who is the input for g, g के लिए input कौन है, hx, so you do it with hx. Alright, then what you do, then you again write d of h of x with respect to, अभी h of x का input कौन है, x with respect to x. Now this process is over. आप ultimate input पे पहुंच गए हैं। तो क्या किया आपने, सबसे बाहर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसे उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसे उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एंड फाइनली यू रीच एट x. यस, अब चलो इसे समझते हैं। अगर इसे समझे अपन तो d ऑफ g ऑफ h x ये कैंसिल हो जाएगा d ऑफ g ऑफ h x के साथ, वैसे ही d ऑफ h x कैंसिल हो जाएगा d ऑफ h x के साथ। अल्टीमेटली बचा तो यही है ना जो हम फाइंड कर रहे थे। यस, सो दिस पर्टिकुलर रूल, here I wrote this is dy by dx. This particular rule we call it chain rule. क्या कहलाता है बच्चों ये, this is called chain rule. ठीक है, ये नया रूल है और जो कहाँ काम आएगा अपने, ये काम आएगा कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन में। इसे चेन रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स लाइक ए चेन, आप उनके रिस्पेक्टिव इनपुट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं और सब आपस में क्या होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब इस टर्म में कौन से रूल लगेंगे जो अपन पहले पढ़ के आए, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x पावर n का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, समेशन, सब्ट्रैक्शन, कोशेंट रूल, ये सब लगेंगे इंडिविजुअल पार्ट में, और इनको जो क्लब करके लिखा गया है इसे बोलते हैं चेन रूल। या फिर बच्चों इसे दूसरा नाम ये भी देते हैं, वी कॉल इट आउटसाइड इनसाइड रूल। ठीक है, ये इनफॉर्मल नेम है, आउटसाइड इनसाइड रूल। ये काम का बहुत है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। आपको क्या चेक करना है, सबसे बाहर क्या लिखा है f, उसका डिफरेंशिएशन लिख दो फटाफट, फिर क्या लिखा है g, उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, फिर क्या लिखा है h, उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, फिर क्या लिखा है x, उसका डिफरेंशिएशन, एनीवे 1 आ जाएगा। तो आप बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते जाइए और एट द एंड यू विल हैव x देयर, एंड सारे डिफरेंशिएशन आपस में क्या होते जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यही चेन रूल भी कहलाता है और यही आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहलाता है। तो वापस याद दिला दूं, क्वेश्चन लिखेगा आपको, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा जाएगा कि यूज चेन रूल, आपको खुद ढूंढना होगा कि ये सिंपल फंक्शन है या फिर कंपोजिट है। अगर कंपोजिट है तो फिर आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, चेन रूल। सिंपल है तो बाकी पुराने रूल्स हैं ही अपने पास।
ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस. ओके, सो आई एम टेकिंग द फंक्शन जो कि मैंने अभी लिया था sin ऑफ x स्क्वायर, क्वेश्चन 1. सो y इज इक्वल टू sin ऑफ x स्क्वायर. देख के ही पता चल रहा है कंपोजिट फंक्शन है, x अल्टीमेट इनपुट है, उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर sin ऑफ x स्क्वायर बन रहा है, एंड एट द एंड यू हैव sin ऑफ x स्क्वायर. यस, अब आपको कोई जरूरत नहीं है बॉक्स एंड ऑल ये सब बनाने की, फटाफट करते हैं. पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत कुछ लिख के कर रहा हूं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख पाएंगे. ठीक है, ओके. वेल, चलिए सॉल्व करते हैं इसे. तो क्या आएगा अपने पास, विल बी हैविंग dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय, सबसे पहले देखिए कौन डिफरेंशिएट होगा, साइन. अंदर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट. आप देखिए साइन का इनपुट x स्क्वायर है तो किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, x स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर कौन है x स्क्वायर, उसका इनपुट कौन x, तो x, बस खत्म हो गई कहानी. ठीक है, अब इस टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करें इस बात पर ध्यान दीजिए. ठीक है, सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं अपन. इसके लिए देखिए क्या करेंगे अपन, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू p. ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये वाला टर्म, ये बन जाएगा d ऑफ साइन p विद रिस्पेक्ट टू dp. यस, यानी साइन p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में. इट इज एज गुड एज सेइंग साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा cos p. ठीक है, अब जो p है उसे वापस लौटा दीजिए, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, cos x स्क्वायर. लर्न द फ्लो. हम किसे डिफरेंशिएट कर रहे थे, साइन को. अंदर क्या लिखा था, x स्क्वायर. ठीक है, हमने सोचा x स्क्वायर को कोई दूसरा नाम p दे दिया, तो ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. p का साइन p का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या मिल गया फिर आपको, cos p, यानी अल्टीमेटली क्या मिल गया, cos स्क्वायर. अब डायरेक्ट यहां से यहां कैसे जाए, बिल्कुल सिंपल है. आपको देखना है साइन लिखा है ना, साइन का डिफरेंशिएशन cos, जो अंदर लिखा है वही cos के अंदर आ जाएगा. तो साइन x स्क्वायर लिखा था तो क्या आ गया, cos x स्क्वायर. अच्छा, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चिंता करने की जरूरत है, आपको x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आता ही है. कितना होता है, 2x फ्रॉम द रूल x टू द पावर n. यस, और इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन. तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का आंसर आया dy by dx इज इक्वल टू दिस 2x मल्टीप्लाइंग विद cos ऑफ x स्क्वायर. अब ये तो आप जानते ही हो कि 2x cos x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि x स्क्वायर के साथ. तो इसे ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, गलती से भी नहीं लिखेंगे कि आप इसको ऐसे लिख दें x की पावर 3, ये बिल्कुल गलत है. सो दिस इज हियर यू हैव टू लीव योर आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, अब आउटसाइड इनसाइड रूल के हिसाब से अपन कैसे किया करेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड. करना यही है, मेथड दूसरा या कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सोचने का डायरेक्ट तरीका है. आपको बाहर क्या लिख रहा है, साइन, फटाफट साइन का डिफरेंशिएशन लिख दिए, cos, जो लिखा है अंदर वो लिख दिए. फिर अंदर क्या लिखा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म. तो आंसर आ गया cos ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x. ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं. Now, question number 2 here. See, let us take that question जो कि मैंने एक और लिया था, ln of square root of sin of x square. Let's try. इसे कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y dash फटाफट डायरेक्ट रूल से. सबसे पहले क्या लिखा है, ln. आप बाकी सब भूल जाइए, ln of x का डिफरेंशिएशन याद करिए. ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो आप लिख देंगे 1 by, ln के अंदर जो लिखा है एज इट इज आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 by रूट ऑफ sin x स्क्वायर. आपने किसको डिफरेंशिएट कर लिया, ln को. अब क्या लिखा है बच्चों, डायरेक्ट साइन पर जंप नहीं मारना है, कौन है ये, स्क्वायर रूट.
ठीक है, अब याद करो स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इसमें जो भी लिखा है वो आपके लिए एक्स जैसा ही है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे उसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। कौन डिफरेंशिएट हो गया अभी बच्चों, डिफरेंशिएट हो गया स्क्वायर रूट। अब कौन आ रहा है इसके बाद लिस्ट में आ रहा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, जो लिखा है वो लिख दो अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कौन आ रहा है लिस्ट में, उसके बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ रहे हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फटाफट लिख लेते हैं इसको अपन। सो वाइडस आपके पास आ रहा है बच्चों दिस 2x, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको मिल रहा है x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट साइन स्क्वायर सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन होता है बच्चों कॉट, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ जा रहा है x cot x स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई अगेन एक्सप्लेन, कंपोजिट फंक्शन था, सबसे बाहर ln का डिफरेंशिएशन 1/x, अंदर जो भी लिखा है ln का जो भी इनपुट है उसे x जैसा ट्रीट करके लिख दिया। फिर अगला फंक्शन रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, सो हमने रूट के अंदर जो भी लिखा वो लिख दिया, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। लेट्स सी few more questions based on chain rule. So say if I ask e to the power root of ln of root of 10 root of x, let me rewrite it. I am asking y is equal to e to the power root of ln root of 10 root of x। अब इनका कोई सच में फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, तो मैं ऐसे आपको चेन रूल यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको रूल सीखना है। तो विल नॉट बी डीलिंग विद दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, सो डरे ना। इसका डिफरेंशिएशन चाहिए y डैश, कोई आपत्ति नहीं। सबसे पहले कौन लिखा है e की पावर, तो e की पावर में कुछ फंक्शन है उसे x जैसा ट्रीट करिए, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाता है, तो जो है एज इट इज लिख दीजिए ln रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, नो प्रॉब्लम। e की पावर के बाद आता है बच्चों ये रूट, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट x का 1/2 रूट x, तो मल्टीप्लाई करिए 1/2 रूट जो भी लिखा हुआ है, तो अंदर लिखा है ln रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, नो प्रॉब्लम। ये रूट हो गया। अब बच्चों कौन आ रहा है यहाँ पे, ln आ रहा है। ln का डिफरेंशिएशन होता है ln के अंदर जो भी लिखा है 1 डिवाइडेड बाय दैट, तो ln x इज 1/x, डिफरेंशिएशन में से आ जाएगा 1/रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ही चल रहे हैं सारे टर्म्स। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर रूट, ये तो आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है, tan हो गया डिफरेंशिएट। अब है रूट ऑफ x, उसका होता है 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है, डोंट कैंसिल दिस रूट x, ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो। So this is what you get. You can combine these terms to write your common answer. So what will be? It will be this sec square root of x multiplied with e to the power root of ln root of tan root of x, okay, divided by what you get is, you get this 2 and this 2, ये हो गया आपके पास 8, then you have root of 10, so you get tan of root of x, then you get root of ln of root of tan of root of x, and then you get simply root of x. So nothing more you can do, you have to leave your answer here. I hope थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। Let's try a few more. Now, say next example. चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y is equal to, okay, so you have this x ln of root x.
डिफरेंशिएट दिस. सो गाइस, अब यहाँ सोचने वाली बात है, x ln ऑफ रूट x एक सिंगल फंक्शन नहीं है. x एक फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ln ऑफ रूट x के साथ. तो पहले यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल. इसे मैं मान रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसे मान रहा हूँ सेकेंड फंक्शन. याद करिए प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो आप किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, एक बार के लिए लिख लेते हैं. हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ln रूट x को. ठीक है, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, विच इज ln रूट x. x का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. सो फर्स्ट फंक्शन differentiation of second function plus second function differentiation of first function. So what do you get? You get this x into 1 by root of, okay let me be here, x तो as it is बाहर है ही. अब इसके डिफरेंशिएशन में बच्चों क्या लगेगा, इसके डिफरेंशिएशन में लगेगा आपका चेन रूल, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है. ठीक है, तो लगा दे चेन रूल. x बाहर, ln सबसे पहले दिख रहा है तो आ जाएगा ln का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, जो भी है उसके अंदर 1 by रूट x आ गया. अब रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 2 रूट x. तो ln रूट x का जब हम डिफरेंशिएशन करने गए तो वहां पे क्या लग गया, चेन रूल, क्योंकि वो एक कंपोजिट फंक्शन था. ठीक है, प्लस अब जैसा है वैसा छोड़ दिया, ln ऑफ रूट x, दैट टर्म इज ऑलरेडी बीन डिफरेंशिएटेड. सो व्हाट वी गॉट इज, वी गॉट x डिवाइडेड बाय 2x प्लस ln root x. So I can simplify this, cancels out. So I get this answer as half plus ln root x. So this is wonderful example where chain rule is mixed with product rule. Okay. Okay. Now if I differentiate this function, y is equal to square root of x square plus 5x plus 3, differentiate this. So is it a simple function or composite function? This is a very much composite function, क्योंकि x पहले इसका इनपुट बन रहा है और फिर क्या है, स्क्वायर रूट. सो लेट अस सी. तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by 2, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. इसके बाद आप अंदर क्या देख रहे हैं बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है. डोंट थिंक दिस इज ए कंपोजिट, दिस इज ए सिंपल फंक्शन. तो अब आप किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं अब आप इसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का. यू नो हाउ डिफरेंशिएशन स्प्लिट्स ऑन समेशन. सो आई राइट 1 by 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. ओके, एंड दिस व्हाट यू गॉट दिस 2x प्लस 5 और 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके बाकी रूल्स यूज हो गए, तो आप लिखेंगे 2x प्लस 5 divided by 2 root of x square plus 5x plus 3. So this is how you will find the differentiation of this term. Okay, you will need practice to have a grip on this chain rule. बट याद रहे, बिना चेन रूल समझे आप डिफरेंशिएशन में अटक जाएंगे. जब भी यूज आएगा तो आप यहीं फंस जाएंगे कि चेन रूल क्या है और कैसे यूज करना है. ठीक है, So I hope you are taking notes, and notes को लिखने के बाद ना एक बार वापस रिवाइज करिए, सिर्फ मूवी की तरह वीडियोस ना देखें. ठीक है, now moving forward, let's take few more examples here, 1 or 2, then I'll move to the next idea. तो चलिए एक और ले लेते हैं हम. सपोज आपके पास दिया हुआ है this y is equal to some x divided by root of say cos of say some x square. Okay, now we have to differentiate this. Okay, find dy by dx. कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्या करेंगे अपन, सिंपल दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे. यस, बिल्कुल लगा देते हैं क्वोशिएंट रूल, कोई आपत्ति नहीं. ऊपर जो है उसे क्या ट्रीट कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, नीचे जो दिख रहा है उसे क्या ट्रीट कर लेंगे, second function. Alright, quotient rule. So I write y dash is equal to what it says, square of second function. So let's square of this. This root of cos of x square का square root हट जाएगा. Then second function as it is. So root of cos of x square as it is. Differentiation of first function which comes out to be
1 minus first function as it is, differentiation of second function which is root of cos of x square. जरूरी नहीं मैं ये स्टेप लिखूं, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट ध्यान रहे ये कंपोजिट फंक्शन है, अब तक तो पहचानना आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप ओवरऑल कैसे लिखेंगे, y डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ cos of x square minus x as it is, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट ऑफ cos of x square आएगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे cos को, जो कि कितना आएगा माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर आएगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को, जो कि कितना आएगा 2x, ठीक है बच्चों। और नीचे जो टर्म चल रहा है वो चल रहा है विच इज cos of x स्क्वायर। ओके, समझे ये सारे टर्म कहां से आए हैं, दीज आर द आउटकम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। चेन रूल लगा है, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है 1/2 रूट जो भी अंदर है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अंदर x स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी x स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x होता है। इसे अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है तो आपको मिल जाएगा y डैश इज इक्वल टू व्हाट यू विल हैव, अच्छा एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, चलो एक स्टेप लेने के बाद लेते हैं। तो रूट ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर है माइनस, ठीक है, माइनस 2x, अच्छा ये 2x से ये 2 कैंसिल कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, यू विल बी हैविंग x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, रूट ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर इनटू रूट ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos ऑफ x स्क्वायर इनटू रूट ऑफ cos of x square। आप चाहें तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, we'll be having this number cos of square x plus x square sin, I'm sorry, cos of x square sin of x square divided by, ये cos की पावर 1 है बच्चों और ये cos की पावर 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा cos of x square to the power 3/2 आ जाएगा, 1 plus 1/2। आप चाहें तो इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। So this is how we are going to differentiate, or you will have the combination of product rule with chain rule, quotient rule with chain rule, and so on. Okay, so now solve the homework which I'll give you and then you can ask the doubt, so I'll discuss it. This is the idea about chain rule. Okay, well, ओके इसके बाद बच्चों आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है, इसके बाद जो पार्ट आपको कवर करना है वो है AOD, आई कॉल इट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन सच में पढ़ा क्यों है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सीख गए हैं, ठीक है। आप सीख गए हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पर अभी आप ये नहीं सीखे हैं कि इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हो सकता है इसका वो है फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस rate of change of, say, independent variable, or you write dependent variable, which is y, ठीक है, y depends on x, that's the function, yes, with respect to change in
independent variable which is x, or you say input, independent variable which is x. ठीक है, तो वर्ड्स में बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है पर मतलब बहुत ही आसान सा है कि ये बता सकता है आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, मींस एट ए मोमेंट अगर जरा सा चेंज किया जाए इनपुट में तो उसी मोमेंट पे आउटपुट में कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो इस आइडिया को मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप लिखिए। ओके, लेट्स राइट, इफ a metal is heated, if a metal is heated, it expands. A metal is heated, it expands. Okay, expansion of metals. We'll study this in thermal science. Okay, there's a branch of physics which is called thermal physics or thermal science. उसमें हम बात कर रहे होंगे on this idea of expansion of metals on heating. Okay, so फिलहाल ये एक न्यूमेरिकल है, आपने लिखा है if metals are heated they expands. Okay, well आगे लिखे if radius of a metallic disc is increasing at rate, radius of a metallic disc is increasing at rate of 2 millimeter per second, at rate 2 millimeter per second, then find the rate at which its circumference and area are increasing. ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं कि एक मेटालिक डिस्क है, उसे हीट कर रहे हैं जिससे उसकी रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड आई एम आस्किंग फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ द डिस्क। आगे थोड़ा सा पार्ट और ऐड करिए, व्हेन रेडियस ऑफ द डिस्क इज 3 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर कर लीजिए ताकि यूनिट्स का भी थोड़ा हम एप्लीकेशन देख लें। I repeat the question, you are heating a metallic disc, it is expanding, there is a movement when its radius is 3 centimeter, at that moment radius is increasing at 2 mm per second, means 1 सेकेंड बाद वो 2 मिलीमीटर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप बताइए सर्कमफेरेंस एंड एरिया किस रेट से बढ़ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द गिवन डेटा। ये आपके पास डिस्क है, आप मान लेंगे कि इस डिस्क की किसी भी टाइम पर रेडियस r है। ठीक है, तो इसकी पैरामीटर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 पाई r। इसका एरिया आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई r स्क्वायर, दैट यू ऑलरेडी नो। अब आपको चेक करना है, फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पैरामीटर। रेट बाय डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे dp बाई dt, और दूसरा आपको यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों dA बाय dt। दिस इज द रेट एट व्हिच एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, these are the part you have to find। अब आपको दिया क्या गया है, what is given to you। so given क्या है अपने पास, given है अपने पास रेडियस का रेट ऑफ चेंज, यानी हमें क्या दिया हुआ है dr by dt, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2 mm पर सेकेंड। अब जो चीजें इंक्रीज हो रही होंगी उन्हें पॉजिटिव के साथ रखेंगे, डिक्रीज होंगी तो नेगेटिव। वो दूसरी डेटा दिया हुआ है कि कब पूछ रहा है ये, जब रेडियस की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द आइडिया वी आर गिवन विथ, ये हमने खुद सोचा है। अब क्या करेंगे भाई, dp बाई dt चाहिए dr बाई dt के टर्म में, तो इस रिलेशन को उठा के टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो ही कर पाओगे, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आई गेट dp बाई dt एंड d बाई dt ऑफ 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, r है,
पाई वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल नहीं है, तो टू इंटू पाई किसके जैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट, सो इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, यू रिमेंबर द रूल, कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, आर का डिफरेंशिएशन आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, डी आर बाय डी टी। नाउ सम ऑफ यू मे थिंक अरे भाई आर का डिफरेंशिएशन आर टू द पावर 1 है तो फिर 1 आ जाना चाहिए, नहीं, आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 आ जाता है, पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड वी डू नॉट नो हाउ आर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए उसे dr by dt ही छोड़ना पड़ेगा। अब dr by dt कितना दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 mm पर सेकेंड, सो यू जस्ट पुट इट हियर 2 mm पर सेकेंड, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4 pi mm per second. This will be your answer for the first part, that is the rate at which circumference is increasing. Okay, now the second part comes about the area. Yes, तो मैं एरिया वाला पार्ट ऊपर लिख रहा हूं, आप यहां देख लीजिए, तो एरिया का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एरिया, अब आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, सो विल गेट dA by dt equal to dA by dt of pi r square. So when you differentiate, what you get pi out, once again constant है, बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन किसका आएगा बच्चों, r स्क्वायर का आएगा। अब r क्या है मुझे पता नहीं है, बट इसका स्क्वायर हो रहा है तो कंपोजिट फंक्शन लग जाएगा, तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले 2r आएगा और साथ में कौन सा टर्म कंटिन्यू रहेगा बच्चों, dr by dt। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, अगर ये dr स्क्वायर बाई dr होता है, यानी dr स्क्वायर बाई dr, यानी r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ कितना आता, 2r आता, पर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे है dr स्क्वायर बाई dt, तो इसे कैसे सोचा गया है, इसे सोचा गया है dr स्क्वायर बाई dr इंटू dr बाय dt, तो dr स्क्वायर बाई dr की वैल्यू कितनी आ गई, 2r इंटू साथ में क्या मल्टीप्लाई चल रहा है, dr बाय dt, ठीक है। चलिए अब अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं टू सॉल्व, तो ये आ जाएगा मेरे पास dA by dt is equal to this pi into 2r into dr by dt। चलो फटाफट वैल्यू बताओ, pi into 2r की वैल्यू मैंने कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और dr by dt कितना दिया है, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी हियर। सो ये आ गया अपने पास 2 into 2 4 into 3 12 पाई, यूनिट है सेंटीमीटर, दूसरी है मिलीमीटर पर सेकेंड। अब या तो सब कुछ आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर सब कुछ मिलीमीटर या फिर मीटर में, ठीक है, तो कोई आपत्ति नहीं है। आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, यूनिट डायमेंशन में हम डिटेल में कवर करेंगे इन सब चीजों को। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो उस बेसिस पे मेरा जो आंसर है एरिया का वो कितना आ जाएगा, आप 1 सेंटीमीटर की जगह 10 रख देंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर है dA by dt का बच्चों वो आ जाएगा 120 पाई, ठीक है, और मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे क्या चलेगा, पर सेकेंड, दिस विल बी आंसर ऑफ एरिया। सो आई रिपीट, आंसर आ गया मेरा 120 पाई mm स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर हम इसे किस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, टोटली सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फिर 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। डिफरेंशिएशन की वजह से आप ये पता कर पाए कि रेडियस अगर इस रेट से बढ़ रही है तो सरकमफेरेंस और एरिया किस रेट से बढ़ रहे होंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर आप ये प्रॉब्लम टैकल नहीं कर पाते, एंड इट्स ए वेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Can note this. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसका हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया है, दैट इज फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम एप्लीकेशन। ओके, सो राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, ए बलून इज इन्फ्लेटेड, ए बलून इज इन्फ्लेटेड
यानी हवा भर रहे हैं अपन गुब्बारे में, ठीक है। ए बलून इज इन्फ्लेटेड such that its radius increases at rate 1 centimeter per second, at rate 1 centimeter per second. Find the rate at which, first part, surface area of balloon increases. Find the rate at which surface area of balloon increases. ठीक है। दूसरा पार्ट है वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेस यानी वही फाइंड करना है आपको, द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजेस। अब नीचे लाइन में लिख लीजिए, एज्यूम बलून टू बी स्फेरिकल while inflation. Assume balloon to be spherical. ठीक है, चलिए बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन लिया मैंने वापस से। तो आपके पास एक बलून है जिसमें हवा भरी जा रही है और बोल रहे हैं कि बलून हमेशा एक स्फीयर के जैसा है और उसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है भाई। तो दिया क्या क्या है, मुझे दिया है एक तो dr/dt दिया है, बलून की जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है बलून की रेडियस, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई फॉरगॉट, आप ले लीजिएगा। चलिए मैं 1 ले लेता हूं। नाउ अगला पार्ट क्या है आपके पास, हाँ एक और डेटा ऐड कर लीजिए अपने क्वेश्चन में। तो फाइंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम, ओके, as well as the surface area when radius is 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और ऐड कर लीजिए। जब रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो आप किस इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं उनके रेट, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है और किस रेट से बढ़ रही है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मैंने कुछ और नंबर दिया है dr/dt का तो आप इसे करेक्ट करके 1 कर लीजिए। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व। सबसे पहली बात हो रही है एरिया ऑफ सरफेस एरिया। तो आपको याद दिला दूं, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3πr³। आपको ये सॉलिड ज्योमेट्रीज के एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह याद होने चाहिए, नहीं है तो आपको धीरे धीरे हो जाएंगे। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम 4/3πr³। अब फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है पहला पार्ट dA/dt, द रेट एट विच सरफेस एरिया इज चेंजिंग। सो नॉट ए बिग डील। क्या करेंगे अपन, इस फॉर्मूले को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4πr²। So what will you do? You will write dA/dt is equal to, बच्चों 4π क्या है, कांस्टेंट बाहर, अंदर डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, d/dt ऑफ r²। जो जैसा मैंने आपको बताया कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, टाइम के, तो आप लिखेंगे इसे 4π, r² का डिफरेंशिएशन 2r, बस साथ में क्या आएगा आपके पास dr/dt। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया dA/dt। ओके, well put the numbers. So dA/dt it will be equal to 4π into 2. What is the radius you have here? Radius, it is 2 centimeter. So just put it 2 centimeter. Units are very important. And dr/dt is 1 centimeter per second. Okay, so I got 2 into 2, 4 into 4, 16 pi centimeter square per second. So this is the rate at which area of balloon will be increasing. Alright, now I asked about volume. So your next part was dV/dt आपको फाइंड करना है। उसके लिए आप वॉल्यूम फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड से, तो आपको मिल जाएगा dV/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4/3πr³। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4/3π आउट, r³ का डिफरेंशिएशन। तो r³ का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों 3r² और साथ में कौन सा टर्म चलेगा, dr/dt। ठीक है, x पावर n का ही रूल लगाए हो तो आपको मिल गया, पर चेन रूल लगाया यहाँ पर, चेक करें।
पहले हमने r को r के रिस्पेक्ट में किया, फिर r को t के रिस्पेक्ट में किया, तो 3r स्क्वायर नंबर पुट करिए, तो रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और dr by dt क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So we solve it. We got 4 pi by 3 से 3 cancel into this is 4 centimeter square and 1 centimeter per second. So I got this as once again 16 pi, but this is centimeter cube per second. अब यूनिट्स पर ध्यान दें, एरिया में लेंथ की डायमेंशन यानी स्क्वायर आ रहा है और वहां पे क्यूब आ रहा है, तो वॉल्यूम इंक्लूड 3 डायमेंशंस बेसिकली, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. So that's why you are having 3 dimensions of length, they are centimeter cube. Alright, so this is how you have to attempt the questions on the idea of our first application of differentiation, which is finding instantaneous rate of change of one variable with respect to another. Can note this down. So let me take another question here for you. So you just write the question. Come on. Okay. A man of height 2 meter. Man of height 2 meter. Walks at uniform speed 5 kilometer per hour 5 kilometer per hour, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर. आगे कंटिन्यू करिए. away from a pole 6 meter high, pole 6 meter high. A light bulb is mounted at the top of the pole. A light bulb is mounted at the top of the pole. My question is, find the rate at which length of his shadow increases. Rate at which length of his shadow increases. Wonderful. तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए. तो क्वेश्चन ये है कि there is a pole, which is the ground. Okay, so it's ground, and this pole is 6 meter high, and there is a bulb at the top which is producing light in all possible direction. ठीक है, तो हर जगह लाइट प्रोड्यूस करेगा. There is a man of how much height? 2 meter. ठीक है, so this is a man. ओके, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2 मीटर. अब ये जो मैन है वो वॉक कर रहा है अवे फ्रॉम द पोल. ठीक है भाई, तो मैन वॉक किधर कर रहा है? मैन कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. Where is the blue marker? Okay, anyway. तो मैन वॉक कर रहा है अपना इधर अवे, and what is the speed? Is 5 kilometer per hour. पूछ रहा है इसकी जो शैडो बनेगी वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रही होगी, इंक्रीज पूछ रहा है. ठीक है, अब शैडो बनती कैसे आपको ये समझना पड़ेगा. हाउ शैडो इज फॉर्म्ड. तो शैडो बनती है बच्चों, किस तरीके से बनती है शैडो? जब
लाइट को कोई ऑब्स्टेकल मिलता है तो उसको समझने के लिए आप सोचिए कि ये जो बल्ब है यहाँ से ढेर सारी लाइट आ रही होगी, ठीक है, हर जगह, और ऐसी इस साइड भी जा रही होगी। ओके, मैं कुछ ही रेज ऑफ लाइट यहाँ पे ड्रॉ किया हूं, तो शेडो कहाँ बनेगी इस व्यक्ति की? जितनी लाइट इसने ब्लॉक की होगी, सबसे पहली बात इस वाले एरिया में फुल लाइट दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, ठीक है। अब ये कितनी लाइट ब्लॉक कर लेगा, तो कौन सी रेज आ पाएगी बच्चों, जो इसके हेड को जस्ट टच कर रही होगी, है ना। ऐसा आपको मैन को एक स्ट्रेट लाइन ही एज्यूम करना है, तो इसके जस्ट हेड को जो टच कर रही होगी वो यहाँ पहुंच जा रही होगी। तो ये जो जोन आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो जोन है, यहाँ कोई लाइट नहीं होगी, दिस जोन, और यही होगी आपकी शैडो। ओके, दिस इज द शैडो। बाकी इधर वापस से लाइट आपको मिल रही होगी, हर जगह लाइट होगी, तो शैडो होगी ये वाली। कैसे फाइंड की? हमने एक ऐसी रे कंसीडर की जो कि उसके हेड को जस्ट टच करती हुई दूसरी साइड जा रही है, उससे पहले की सारी रेस क्या कर रहा होगा, ये ब्लॉक कर रहा होगा, उसे पास नहीं होने दे रहा होगा उस साइड, ठीक है। दिस इज द शैडो जोन, यू कैन फाइंड आउट। ओके, नाउ ये पूछ रहा है कि ये व्यक्ति जब यहाँ पे है तो शैडो की लंबाई ये है। अब इसको आप कहीं और मूव करा दो, तो इसको सपोज मैं यहाँ मूव करा दूं, ठीक है, सेम मैन, लेट अस मेक ए मूव दिस वे हियर। ओके, अब शैडो की लंबाई कितनी होगी, चलिए देखते हैं। तो अब शैडो की लंबाई निकालने के लिए मुझे इसके हेड को टेंजेंशियल एक रे बनानी पड़ेगी, तो देख लीजिए वो रे कहाँ जाके पहुंचेगी। तो इसके हेड को टेंजेंशियल एक रे बनाएंगे, ठीक है, मान लो ये टेंजेंशियल है, करप्शन कर लिया थोड़ा मैंने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मान लो इसे। तो यहाँ ये होगी आपकी शैडो की लंबाई, क्योंकि इसके पहले कोई भी रे यहाँ पहुंचने वाली नहीं है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो यू गेट हियर, दिस इज द शैडो। तो अब देखिए जैसे जैसे मैन इस पोल से दूर जा रहा है, जैसे जैसे ये पोल से दूर जा रहा है, इसकी शैडो की लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि शैडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही होगी। तो अगर मैं शैडो की लेंथ को थोड़ी देर के लिए एल मान लूं, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे डी एल बाई डी टी, कि हाउ लेंथ ऑफ दिस शैडो इज इंक्रीजिंग और चेंजिंग। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ। आई होप आप ये समझ गए जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि शैडो कैसे कितनी लेंथ की फॉर्म होगी, ये कैसे पहचानेंगे। एंड इन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइट जो चैप्टर आएगा हमारा फिजिक्स में, उसमें हम इसके साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि सच में शैडोज क्यों बनती हैं, लाइट होता क्या है, and its behavior, and we'll study a lot about light in that part. Okay? तो चलिए मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, एक फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। So we have a pole. Here is the pole. There is a light bulb at the top. There is a man. Okay, man को भी अपन straight line जैसा ही मान लेते हैं। Here is the top point of the man. ठीक है? Okay, man की जो हाइट है वो 2 मीटर, पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर, ठीक है। और आपको देखना है कि ये जो लाइट है वो इसको टेंजेंशियली टच करके जा रही होगी, ठीक है। तो ये टेंजेंशियली इसको टच करके जा रही है, इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज द रे। तो ये जो पार्ट है बच्चों L, जिसे मैंने उधर दिखाया था, ये आपकी क्या हो गई, लेंथ ऑफ शैडो। दिस इज लेंथ ऑफ शैडो। ओके, ऑलराइट, वेल अब ये मैन दूर जा रहा है, तो दूर जाने से क्या बढ़ रहा होगा बच्चों, दूर जाने से बढ़ रहा होगा इसकी पोल से डिस्टेंस x। तो x is what, x is distance of man from pole and L is length of shadow। तो आपको दिया क्या है, what is given to you is this number, you are given with the speed। speed मतलब x के बदलने की रेट। तो आपको क्या दिया है बच्चों, dx by dt दिया है, जो कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पूछ रहा है फाइंड क्या करना है आपको, dl by dt, दिस इज टू बी फाइंड। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे x और l में कोई ना कोई एक रिलेशन फाइंड करना होगा। तो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में, शायद 10th में या 9th में, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर, आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल, पढ़ा है सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे अपन।
तो ये छोटे वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, चलो नाम दे देते हैं इसको। ये आदमी को बोलते हैं अपन ए बी, ठीक है। ये जो रे पहुंच रही है उसे सी बोलते हैं, और इस पोल को बोल देते हैं अपन डी, और बॉटम पॉइंट को ई। तो मैं बच्चों बात कर रहा हूँ यहाँ पे किस किस की, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल पहले उठा लेते हैं अपन, डी ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दे आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए आपके दो एंगल इक्वल होने चाहिए। अब देखिए दो एंगल इक्वल है, इसका ये एंगल 90 है तो इसका ये एंगल 90 है, और ये वाला एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है, देख पा रहे हैं। तो फिर ये दोनों सिमिलर हो गए, बढ़िया है। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स होती हैं उनके रेशियोज क्या होते हैं, सेम। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6, और 6 डिवाइडेड बाई इसकी लंबी वाली साइड कितनी आएगी, x प्लस एल, बिल्कुल, इज इक्वल टू उधर 2 डिवाइडेड बाई उसकी करस्पॉन्डिंग साइड l। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट 6l इज इक्वल टू 2x प्लस l, ठीक है। जस्ट रिलेशन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या मेरे पास 6l इज इक्वल टू 2x प्लस 2l, ठीक है। या फिर अपन 2 से पहले ही कैंसिल कर ले, ऐसे अच्छा रहेगा। 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स। So you get 3l is equal to x plus l. So you get 2l is equal to x. Yes, so you get l is equal to x by 2. Okay. So अब ये रिलेशन आपके पास आ गया, यही तो चाहिए था जिससे कि हम किससे रिलेट कर पाए, x और l को। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डूइंग दैट यू गेट dl by dt is equal to d by dt of your number which is x by 2. तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, dl by dt is equal to 1 by 2 dx by dt। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम में ऐसा कुछ एक्सेल नहीं दिया था, ये आपने खुद सोचा है। ओके, दैट्स व्हाई एप्लीकेशन पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाज जस्ट द प्रोसेस। अगर ये नहीं सिखाया होता मैंने आपको तो आप रिलेट ही नहीं कर पाते कि ये डी क्या है, ठीक है। तो हाफ व्हाट इज dx by dt given to you is 5 किलोमीटर पर आवर। यस, ओके। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आपने नंबर्स पुट किया बच्चों वो किसमें है, मीटर्स में। तो मीटर मीटर यहाँ पे एनीवे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस व्यक्ति की जो शेडो है वो 1 घंटे में कितनी लेंथ से बढ़ जाएगी, 2.5 किलोमीटर से। हर घंटे में उसकी शेडो की लेंथ 2.5 किलोमीटर से बढ़ रही होगी, 2.5 किलोमीटर। ओके, सो इट इज रियली इंटरेस्टिंग। और भी एप्लीकेशंस हैं जो और इंटरेस्टिंग है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। और फिजिक्स में हमें इसके एप्लीकेशंस का ही काम आने वाला है, यानी जो भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो एप्लीकेशन में ही करेंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो समझ जाइए कि आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे फिजिक्स में। अदरवाइज आप सब कुछ आते हुए भी, दिमाग यूज करने के बाद भी लटक कहाँ जाया करेंगे, कैलकुलेशन में। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ाई करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में मिलते हैं इसी के कुछ नए एग्जांपल्स और फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।